हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे दिग्वी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स लिमिटेड की। तो बेसिकली दिग्वी टॉक ट्रांसफर्स का आईपीओ आया है और ये आईपीओ मार्च फर्स्ट को लिस्ट स्टार्ट हुआ है और ये मार्च 3 तक रहेगा। तो इस आईपीओ के अंदर जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी का क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है। कंपनी टॉक ट्रांसमिशंस बनाती है। एक इनका प्रोडक्ट है डीसीटी, दैट इज डुअल क्लच ट्रांसमिशन, और दूसरा है ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ट्रांसमिशन। तो ये दो तरीके के ट्रांसमिशन कंपनी बनाती है जिससे कंपनी का काफी ऑलमोस्ट 60-70% रेवेन्यू आता है। और भी काफी प्रोडक्ट्स हैं इनके, बट ये दो मेन चीजें जिन पे इनका फोकस है। कंपनी फ्रेश इशू लेकर के आ रही है 2000 मिलियन का, विच इज बेसिकली 200 करोड़, और 31,46,000 शेयर्स कंपनी सेल कर रही है मार्केट में। तो देख लेते हैं आगे चल के कि इनके इस सेगमेंट के अंदर, इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। तो क्रिसिल है जिसने रिसर्च करी है ईवी सेक्टर पे। ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये कंपनी का ही प्रोस्पेक्टस है। अप्रोक्सीमेटली 387 पेजेस हैं इसके अंदर। है इसमें मेंशन किया हुआ है कि क्रिसिल रिसर्च एस्टिमेट्स ओवरऑल पब्लिक व्हीकल प्रोडक्शन टू ग्रो 7 to 9% CAGR फ्रॉम फाइनेंशियल 2021 टू 2026। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, पब्लिक व्हीकल की जो प्रोडक्शन है वो ग्रो करेगी 7 से 9% CAGR में। मतलब कभी 8% होगी, तो कभी 5 होगी, कभी 6 होगी, लेकिन इस इन इन 5 सालों में जो एक एवरेज निकल करके आएगा वो 7 से 9% का आएगा। और वो रीच करेगा 4.5 मिलियन यूनिट्स तक। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली आप कह लें कि 40 से 45 लाख यूनिट्स तक जाएगा वो फाइनेंशियल ईयर 2026 में। सो प्रोडक्शन ऑफ पीवी रिकॉर्डेड अ हेल्दी ग्रोथ 5.2% CAGR। बेसिकली जो पास्ट में जो रिकॉर्ड करी गई है 5.2% CAGR की करी गई है 2016 से लेकर 2019 तक। और ईवी ट्रांसमिशन जो इनका मेन एक वन ऑफ द बिजनेस है, उसकी उम्मीद है ग्रो करने की 108 से लेके 110% CAGR से, जो कि 2021 से शुरुआत से लेकर के आगे आने वाले 5 सालों की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम 2021। तो ये तो हो गई इस सेक्टर की ग्रोथ की बात, और ग्रोथ काफी अच्छी दिख रही है, क्योंकि अगर आप 2021 से देखें तो वो एक्सपेक्टेड है 108 से 110% CAGR पे ग्रो करने के लिए। अब बात करते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो हम इनकी बैलेंस शीट्स रिव्यू कर लेते हैं एक बारी। और बैलेंस शीट में आप नोटिस करेंगे कि कंपनी के जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो 877 करोड़ है 2020 में, और फिर वो बढ़ करके 1037 मिलियन हो गया और ये 1079 मिलियन हो गया। तो आप इसको करोड़ में देखेंगे तो ये 87 करोड़ है, ये 103 करोड़ है, और ये 107 करोड़ है। मतलब कि इनके प्लांट, इनकी प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट्स बढ़ रहे हैं हर फाइनेंशियल ईयर में। और अगर आप इनके रिजर्व्स देखेंगे तो वो भी बढ़ रहे हैं। कंपनी के पास में 129 करोड़ के रिजर्व्स यहाँ है, 138 करोड़ के रिजर्व्स फिर नेक्स्ट ईयर में बढ़ गए, और 2022 में इनके रिजर्व्स 155 करोड़। मतलब हर बार अप्रोक्सीमेटली इनके रिजर्व 10-15% से ग्रो कर रहे हैं। तो कंपनी की लाइबिलिटीज 2020 फाइनेंशियल ईयर में 55 करोड़ से 21 में बढ़ के 60 करोड़ हो गई, फिर वापस घट के 54.79 करोड़ हो गई। तो ये अप्रोक्सीमेटली स्टेबल है, कोई ज्यादा लाइबिलिटी नहीं है। जिस हिसाब से कंपनी की कंपनी के पास कैश रिजर्व्स और कंपनी के रेवेन्यूज हैं, उस हिसाब से ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसके अंदर कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप देख सकते हो। रेवेन्यू आप देख सकते हैं हर बार अप्रोक्सीमेटली 25-30% से ग्रो कर रहा है, जो कि काफी अच्छी एक बात है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है। 2020 में इन्होंने किया था 28 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 2021 में इन्होंने 10 करोड़ ज्यादा किया, 38 करोड़ का प्रॉफिट किया, और फिर 2022 में इन्होंने 46 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो आप देख सकते हैं 2020 के अंदर कोविड आया था, उसके बावजूद भी इनका जो 2021 फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छा है। ये काफी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है कंपनी। अब देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल अगर अच्छे, तो क्या आपको इसमें ये आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंशियल्स के बेसिस पे नहीं, मैं आपको कुछ रिस्क बताता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। कंपनी ने वो रिस्क हाईलाइट करे हैं, मैं डॉक्यूमेंट ये लिंक कर दूंगा आपको, अगर इसमें और डिटेल चाहिए हो तो आप ये डॉक्यूमेंट रेफर कर लेना। नंबर 1 ये है कि इस पॉइंट में कंपनी का कहना है कि लार्जली कंपनी जो डिपेंड है वो अपने 5 कस्टमर्स पर है। इनका जो मेजर जो रेवेन्यू आता है अप्रोक्सीमेटली 92% वो इन 5 इनके मेन कस्टमर्स से आता है, जिसके अंदर मेन कस्टमर जो इनका महिंद्रा है, ये टाटा मोटर्स है, फिर टोयोटा किर्लोस्कर है, बॉग वार्नर है, और रशियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। ये 5 मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनसे इनका मेन बिजनेस आता है। ये लोग जो प्रोडक्ट्स अपने बनाते हैं, महिंद्रा टाटा, उसमें इनका प्रोडक्ट यूज होता है एज अ प्रॉक्सी। मतलब ये बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है, तो इनका मेन यहीं से आता है। और जो परसेंटेज इन्होंने दी है ना, वो 92% के आसपास ही दी है। मतलब 86% 2020 में,
अभी बढ़ करके 92 के आसपास आ गई है। कंपनी कहती है ये रिस्क ये है कि अगर इन पांचों में से कोई एक मेन स्टेक होल्डर अगर हट जाता है, कस्टमर इनका हट जाता है, तो इनको इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, ऑफकोर्स इनका बिजनेस चला जाएगा तो इनके रेवेन्यूज लो हो जाएंगे। दूसरी चीज, कोई अगर इनके साथ में नेगोशिएट करता है, कोई कमर्शियल्स नेगोशिएट करता है, मार्जिन नेगोशिएट करेगा, तो भी इनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर इनका रिन्यू नहीं होगा तो भी इन पर इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, और अगर कस्टमर अगर मार्केट में अपना शेयर लूज करता है, फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा की गाड़ी बिकनी कोई कम हो जाए, टाटा की कोई गाड़ियां सेल होनी कम हो जाए, तो ऑटोमेटिकली इस कंपनी पे इम्पैक्ट आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट कंपनी कहती है वो इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफी वॉलेटाइल रहते हैं, क्योंकि ये एल्यूमिनियम, कॉपर और निकल मटेरियल इनके जो मेन जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उनके प्राइसेस ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो आप देखेंगे तो इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब 2020 के अंदर 560 करोड़ इन्होंने इनका स्पेंड आया, फिर 2021 में 689 का आया, 2022 में 935 का आया। तो बेसिकली वो इंक्रीज हो रहे हैं, बट इनके रेवेन्यू भी इंक्रीज हो, जैसे अभी हम देख रहे हैं इनके रेवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं, साथ साथ में इनके जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है, और ये रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से भी बढ़ रही होगी। तो बेसिकली उन्होंने लिखा है वी मे नॉट सक्सेसफुल इन इंप्लीमेंटिंग आवर ग्रोथ स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग आवर स्ट्रेटजी टू कैप्चर मार्केट अपॉर्चुनिटी इन द ग्रोइंग ईवी मार्केट एंड अदर न्यू इनिशिएटिव्स। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ईवी मार्केट बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है, और अगर कोई टेक्नोलॉजी अगर इन्होंने फॉर एग्जाम्पल मिस कर दी, किसी किसी दूसरी कंपनी ने पहले कोई 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 रिसर्च कर ली, R&D कर ली, और कोई प्रोडक्ट उन्होंने डेवलप कर दिया, ये नहीं कर पाए, किसी और कंपनी ने इनका मार्केट से कैप्चर कर लिया, तो वो एक इनके ऊपर हमेशा से एक लॉन्ग टर्म में एक रिस्क रहेगा। तो इनके ऊपर एक प्रेशर है, जो इनके स्ट्रेटेजीज हैं वो जो पेपर पे ये बना रहे हैं वो एक्जैक्टली इंप्लीमेंट हो। और नीचे भी इन्होंने यही सब बातें करी हैं। इस पॉइंट में ये बात करते हैं कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लॉ एंड रेगुलेशन हैं, उसकी वजह से इनको इम्पैक्ट हो सकता है फ्यूचर में, जो कि नॉर्मल है, हर OEM के ऊपर होता है। वो कुछ ना कुछ ट्रेड रेगुलेशन होती है, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेशन होती है, जो कंपनी को कंप्लाई करनी पड़ती है, विद इन कंप्लायंस रहना पड़ता है। तो ये नॉर्मल है, हर कंपनी के साथ है। और अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तो ये बहुत ही ज्यादा इवॉल्विंग बिजनेस है ईवी सेक्टर का, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव मार्केट है, लेकिन अगर सही प्रोडक्ट इन्होंने बना दिया तो डेफिनेटली काफी तेजी से ये कंपनी और ग्रो करेगी आगे। अभी भी ग्रो कर रही है, 30% इनके मार्जिन बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, बट आगे भी तभी बढ़ पाएगी जब टेक्नोलॉजी पर अच्छा फोकस करेगी। ठीक है, एक चीज जो इंपॉर्टेंट यहाँ कंपनी कहती है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर क्या केसेस चल रहे हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है। ठीक है, तो ये पूरी एक लिस्ट है जिसके अंदर कंपनी कहती है कंपनी के ऊपर 2 केस चल रहे हैं, सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल केसेस की तरह चल रहे हैं इनके ऊपर। तो उसके अप्रोक्सीमेटली अगर इनके फेवर में नहीं आता है तो इनके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो 16.07 मिलियन का आएगा, मतलब कि 1,60,00,000 का आएगा। और इनके एक डायरेक्टर हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, वो क्रिमिनल केस चल रहा है जैसे प्रदीप बसंत दुबाशी पे। तो उनको समन किया गया था इन्वेस्टिंग ऑफिसर ऑफिस के द्वारा, और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। बट उनका कनेक्शन क्या है मैं बताता हूँ आपको। कंपनी है रेलिगर एंटरप्राइज, और कुछ वहां पे फ्रॉड हुआ है, बट मिस्टर प्रदीप ने रिप्लाई कर दिया है। इन्होंने बताया कि मतलब उनका रेलिगर से कोई लेना देना नहीं है, वो एसोसिएटेड थे प्राइम सिक्योरिटीज के साथ इन कैपेसिटी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, और वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं थे डे टू डे फंक्शनिंग के अंदर। जब तक ये केस प्राइम सिक्योरिटीज पे चलेगा तब तक ये जो इंडिविजुअल है हमेशा उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, केसेस इनको बुलाया जाता रहेगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पे है, वी डू नॉट होल्ड एनी पेटेंट्स एंड अदर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं कोई एक न्यूज चैनल देख रहा था, उसमें ये बताया जा रहा था कि कंपनी के पास पेटेंट्स है, और पेटेंट्स होने की वजह से कंपनी के पास एक मैन्युफैक्चरिंग एज है, ऐसा न्यूज में बताया जा रहा था। मैं मीडिया उसका नाम नहीं बताऊंगा, बट कंपनी खुद इस डॉक्यूमेंट में बता रही है वी डू नॉट होल्ड एनी पेटेंट्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन इन रिलेशन टू आवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कंपनी के पास कोई पेटेंट नहीं है, किसी भी तरीके का इनके पास इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन नहीं है। इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेकर के जो भी ये काम करते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि कॉन्फिडेंशियल रहे, ट्रेड सीक्रेट्स मेंटेन रहे। बेसिकली कोई इनके पास में ऐसा पेटेंट नहीं है कि हाँ अगर कोई अगर इनकी टेक्नोलॉजी कॉपी कर ले तो वो इनको रॉयल्टी देगा या फिर ये उससे कुछ पैसे अर्न कर सकते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज पेटेंट का होना है काफी पॉजिटिव न्यूज होती है, कंपनी को हमेशा उससे एज रहती है। तो हमने कंपनी के रिस्क भी देख लिया, कंपनी के पीयर टू पीयर कंपैरिजन करके देख लेते हैं एक बार कि कंपनी के पीयर्स कैसा कर रहे हैं मार्केट में। अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं कंपनी ये जो फ्रेश इशू लेकर के आ रही है उसका करेगी क्या। कंपनी का कहना है कि ये जो फ्रेश इशू ये लेकर के आ रहे हैं 200 करोड़ का, और बाकी के जो और भी जो ये सेल कर रहे हैं, तो कंपनी उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे करेगी, कंपनी ने 10 एकड़ का एक लैंड परचेज किया है शिरीवल नियर पुणे में। वहां पे कंपनी डीसीटी और ईवी ट्रांसमिशन बनाएगी, डीसीटी डुअल क्लच ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ट्रांसमिशन के प्लांट को बनाएगी, कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी। ठीक है, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ पैसा खर्च करेगी, जो कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 153 करोड़ कंपनी
इसमें खर्च करेगी। और एक चीज़ जो आपको नोटिस करनी है, हाँ, तो बात करते हैं कंपैरिजन विद लिस्टेड इंडस्ट्री पीयर्स। ये येलो सी दिग्जी है और बाकी के जो बाकी के 5 जो है नीचे मैंने हाइलाइट करे हुए हैं। तो सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन जो है उसकी फेस वैल्यू 10 है, दिग्जी की 5 है, बॉश की भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सबकी फेस वैल्यू दी हुई है। पी रेशियोज दिग्जी का नहीं मेंशन किया हुआ है, बाकियों का आप देख सकते हैं। सोना का 83 है, बॉश का 40 है, जेडएफ का 126 है और सुंदरम का 41 है, एंडर टेक्नोलॉजी का 44 है। कहने का मतलब ये है कि इनके सेक्टर का पीई काफी हाई ही रहता है। आप देख सकते हैं लोअर साइड पे जो आ रहा है वो 41 आ रहा है और जो अपर साइड पे जो टॉप 5 में आ रहा है वो 126 आ रहा है। तो पीई काफी ज्यादा है इनके सेक्टर का। यहाँ पे दिवजी ने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं एक साइड पे देख रहा था जहां पर पीई निकल करके आ रहा है उनकी कैलकुलेशंस के हिसाब से 35 के अराउंड। 35 का पी मेरे हिसाब से ठीक है, बहुत कम नहीं है। पी ज्यादा ही है। इनकी बुक्स को देखते हुए पी थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, लगभग 25 के आसपास। जो जो शेयर प्राइस लेकर के आ रहे हैं 560 टू 590 का, उसके हिसाब से वो कैलकुलेशंस हैं। और अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे तो इनका 16.76 है, बॉश का 413 है, सोना बीएलडब्ल्यू जो है वो 6.2 है। तो अर्निंग पर शेयर ज्यादा नहीं है, 16.76 है, बट बेसिकली ये शेयर प्राइस पे वैल्यू करता है, तो बॉश का शायद शेयर प्राइस भी काफी ज्यादा होगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिए जो कि प्रॉफिटेबल है कंपनी। मैं इसको अगर कंसोलिडेट करूँ तो कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल है, कंपनी के अच्छे रेवेन्यूज आ रहे हैं, कंपनी के रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं और कंपनी की लाइबिलिटीज जो है वो स्टेबल है। और कंपनी, अच्छी बात है, कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है ग्रो करने के लिए। कंपनी ईवी स्पेस की कंपनी है, ईवी स्पेस काफी बूमिंग स्पेस है और जैसे अभी क्रिसिल की रिसर्च में उसने देखा हमने कि वो 108 टू 110% CAGR से ग्रो कर सकती है, जो कि काफी अच्छा एक ग्रोइंग एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। कंपनी का जो करंट प्राइस है, आपने पी देखा, इनके सेक्टर काफी हैवी है, 126 तक है। उस हिसाब से कंपनी का प्राइस मुझे तो ठीक लगता है, बहुत सस्ती वैल्यूएशन पे कंपनी नहीं आ रही है। 100-150 रुपए कम होता तो ज्यादा अच्छा होता है, तो रिटेल इन्वेस्टर के बाद थोड़ा सा स्पेस होता है लिस्टिंग गेन करने के लिए। नेट नेट अगर आप ये आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए लगा रहे हैं तो जो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा है वो शायद 10-12% के आसपास ही आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। 10-12% को ज्यादा नहीं है, मतलब ठीक है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, इस हिसाब से अगर आप इसको आईपीओ को लगाते हैं तो काफी अच्छा है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी मुझे लगता है काफी अच्छा करेगी। जिस हिसाब से हमने अभी तक इसमें डॉक्यूमेंट को रीड करा है, उस हिसाब से कंपनी ने जो पॉइंट्स दिए हैं काफी अच्छे हैं। कंपनी ग्रो कर रही है 30% से, कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिव है। लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अभी शॉर्ट टर्म में अगर आप लगाएंगे तो हो सकता है कि लिस्ट हो और नीचे आ जाए, क्योंकि पी 35 के आसपास आ रहा है, सेलिंग हो जाए इसमें एकदम से ही, तो आपको दोबारा मौका मिल जाएगा बाय करने का। और 10-12-15% 20% अगर आपको कुछ चाहिए एकदम शॉर्ट टर्म में, आप रिस्क ले सकते हो, तो ये आईपीओ आप लगा सकते हो। आईपीओ में कोई खराबी नहीं है, आईपीओ ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप अपने व्यूज, आप आईपीओ लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। और प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।